हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर विभा नागर जी हैं, जो अक्सर मेरठ की जेलों में जा कर के काउंसलिंग करती हैं और जो कैदी होते हैं उन्हें मानसिक दशा से बाहर लाने की कोशिश की जाती है ताकि वो तनाव मुक्त हो सके। विभा जी, ये बताइए, जिस तरीके से मेरठ के अंदर एक कांड हुआ, हत्याकांड आपने सुना होगा सौरभ का, और जिस तरीके से साहिल और मुस्कान ड्रग्स के आदी थे, सूखा नशा लेते थे, इंजेक्शन लेते थे, लिक्विड नशा लेते थे, तमाम तरह के नशे का सेवन वो करते थे। इस तरीके के लोगों को अगर नशा नहीं मिलता है तो किस तरीके की हरकतें उनकी होती हैं और उनके अंदर किस तरीके का बदलाव देखा जाता है? देखिए, व्यावहारिक चेंज आना तो बहुत ही मामूली सी बात है। एडिक्शन जहाँ वर्ड आ जाता है तो वहाँ समझिए क्रेविंग भी होती है, डिपेंडेंसी भी होती है, तो शारीरिक बदलाव आते हैं, उसमें कुछ इस तरह के भी बदलाव आते हैं कि एट वंस उनको चाहिए कुछ ना कुछ। तो ऐसे में हमारे यहाँ डी एडिक्शन सेंटर्स भी हैं और पहली तो बात ये होती है कि एक्ट हमें अलाउ नहीं करता कि हम किसी की भी प्राइवेसी को ब्रीच करें, लेकिन फिर भी जो अगर सामान्य तौर पर हम एडिक्शन की बात करें, पेशेंट्स की बात करें, तो उन पेशेंट्स को हम डी एडिक्शन थेरेपी पर लेके जाते हैं और उस थेरेपी के अंदर हम नशा ना देके वो दवाइयाँ होती हैं जो सेफर साइड होती हैं, वो सेफर साइड दवाइयाँ हम देते हैं ताकि वो नशे से धीरे धीरे बाहर आ जाए। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो काउंसलिंग में हमारी योगा थेरेपी होती है, ट्रीटमेंट्स होते हैं बाकी के, उनकी पूरी दैनिक दिनचर्या को हम ऐसा बना स्केड्यूल करते हैं कि ताकि वो नशे की लत से धीरे धीरे बाहर आ सकें। मानसिक और शारीरिक बदलाव उनमें कई तरह के होते हैं कि कई बार एंगर इश्यूज़ हो जाते हैं, कई बार चुप हो जाता है, सुस्त हो जाता है, जो है कई बार जैसे अमूमन देखा गया कि डिमांड बढ़ जाती है, तो उसके लिए वहाँ डॉक्टर्स होते हैं, डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, साइकाइट्रिस्ट होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, बाकी फिजिशियन लोग होते हैं, तो वो सब पूरी तरह से उसको करते हैं और कोशिश की जाती है कि उसको निकाला जाए उन सब चीज़ों से, और निकल भी जाते हैं लोग। आप तो लगातार महिला जेल में जाती रहती हैं, इस तरीके के जो कैदी आते हैं उनको काउंसलिंग भी देती हैं और कोशिश करती हैं कि उन्हें इस नशे की लत से बाहर लाया जाए और वो सामान्य जीवन अपना जेल के अंदर भी बिता सके। तो किस तरीके से काउंसलिंग करती, किस तरीके से लोगों को इस नशे के लत से बाहर निकालती हैं? देखिए, बात जेल की जहाँ तक है तो जेल में तो ये सब चीज़ें अवेलेबल होती ही नहीं है, ठीक है। और डी एडिक्शन सेंटर्स जैसे मैंने पहले भी कहा है वो सब होता है। और अगर हम काउंसलिंग की बात करें तो हम उनको एक स्ट्रेटजी प्लान करके देते हैं जिसमें जैसे मैंने बताया कि कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज होती हैं, कुछ मेंटल एक्सरसाइजेज होती हैं, जिसमें कि वहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं। हम उनको सलाह देते हैं कि भाई बिज़ी रहें, सोशलाइजेशन बढ़ाएं, काम करें, कुछ अच्छा पढ़ें, एक्टिविटीज़ भी आजकल तो जेलों में बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, एक्टिविटीज़ भी होती हैं, उनमें वो पार्टिसिपेट करें। यही सब हमारा रहता है। मेंटल हेल्थ इंप्रूव करने के लिए यही सब हम कुछ करते हैं। और चूँकि प्रोवाइडेशन तो वहाँ पर है ही नहीं, तो स्वतः ही जो है नशे से बाहर आ जाते हैं और साथ में थेरेपीज़ दी जाती हैं, ड्रग एडिक्शन थेरेपीज़ वहाँ पर दी जाती हैं, तो आ जाते हैं बाहर। आपको क्या लगता है कि इस तरीके से जो सूखा नशा लेते हैं, इंजेक्शन्स लेते हैं, उन्हें अगर काउंसलिंग दी जाए तो लगभग कितने दिनों में वो इस नशे की लत से बाहर आ सकते हैं और फिर नॉर्मल स्थिति में वो जेल के अंदर रह सकते हैं? देखिए, ये तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, क्लाइंट टू क्लाइंट। और सिर्फ काउंसलिंग से ही अगर आप ये कहें कि नशा छुड़ाया जा सकता है तो इट्स नॉट पॉसिबल। एडिक्शन कभी भी सिर्फ काउंसलिंग से छुड़ाना मुझे नहीं लगता कि 100% संभव है। तो उसके लिए आपको मेडिसिन का इस्तेमाल कराना ज़रूरी होता है, उसको मेडिकेशन पर लेके आना। तो और ट्रीटमेंट के दो पार्ट होते हैं, थेरेपी प्लस मेडिकेशन, तो दोनों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट आता है, तब जो है एडिक्शन छूटता है। अच्छा, एक आपसे सीधा सवाल है, आपके मेरठ में जो ये कांड हुआ और आपने देखा भी होगा लगातार कि ये चर्चा रही है कि दोनों नशे के आदी हैं, क्या लगता है इस तरीके के पेशेंट कभी आपके जीवन में आए? क्या इस तरीके के पेशेंट को कभी आपने काउंसिल पहले दी कि वो नशे के आदी हों और इस तरीके से जघन्य अपराध में वो जेल के अंदर गए? नहीं, ऐसा तो कोई पेशेंट नहीं आया हमारे ओपीडी में, या हमने नहीं देखा है। और अभी तो खैर हम उससे भी नहीं मिल पाए हैं।
और नशा तो देखिए ऐसी चीज़ है ही कि उसको तो एक बार अगर हो जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, और मुझे तो लगता है कि इससे दूर ही रहना बेहतर है सब लोगों को। सीधा सवाल आपसे, जिस तरीके से ये घटनाक्रम रहा, जिस तरीके से ये वारदात हुई, आप एक मनोचिकित्सक हैं, उस दौरान दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या नशा करके इस तरीके का क्रूर हत्याकांड कोई कर सकता है, या फिर कुछ और मनोदशा रही होगी उस दौरान? देखिए ये तो मैं तभी बता पाऊंगी कि जब मैं उस क्लाइंट से मिलूंगी, तो उसके पहले तो मैं क्या बताऊं, और बता भी क्या पाऊंगी, क्योंकि मेंटल हेल्थ एक्ट जो है 2017 वो कॉन्फिडेंशियलिटी बेस्ड है, तो वो तो हम जानकारी कुछ भी नहीं है, बहुत ही सेंसिटिव और पर्सनल मामला है, मैं बता ही नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ तो रहा ही होगा, जैसी जो इस वारदात को उन्होंने अंजाम दिया है। तो आपने देखा हमारे साथ जो मनोचिकित्सक थी वो मौजूद थी, और उन्होंने मेरठ जेल के अंदर तमाम कैदियों को काउंसलिंग दी है और उन्हें नशे की लत से बाहर भी निकाला है। लेकिन जिस तरीके से ये हत्याकांड हुआ, जिस तरीके से ये दोनों नशे की लत में पिछले कई सालों से शामिल हैं, उसको लेकर के वो भी हैरान है, और उनका कहना है कि जिस तरीके से ये हत्या हुई, जिस तरीके से ये क्रूर वारदात हुई, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनके दिमाग में कुछ और चल रहा था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।